मधुबनी के इलाके में अंग्रेजों ने करीब 2.5 से 3 लाख कारीगरों के हाथ काटे हैं और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रही है। और जब लंकाशायर और मैनचेस्टर का कपड़ा बिकना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान की कपड़ा मिलें बंद हो जाएंगी और ये हिंदुस्तान का कपड़ा उद्योग इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग देता है। अगर ये कॉलेप्स हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाएगी। ये डिबेट है ब्रिटिश पार्लियामेंट की और उसके बाद उन्होंने ये कर दिया। बाद में क्या हुआ है कि लंकाशायर और मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े पर टैक्स हटाया गया और हिंदुस्तान के व्यापारियों के ना सिर्फ अंगूठे और हाथ काटे गए हैं बल्कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो कपड़ा बना रहे हैं उन पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 1840 के बाद अंग्रेजों ने 1000% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया ताकि ये इंडस्ट्री बंद हो जाए और मैनचेस्टर और लंकाशायर का कपड़ा टैक्स फ्री कर दिया है ताकि इस देश में गांव-गांव में गली गली में वही कपड़ा बिकने लगे। बाद में यहां से वो रॉ मटेरियल भी ले जा रहे हैं और रॉ मटेरियल जो जा रहा है वो कॉटन के रूप में जा रहा है और अंग्रेजों को रॉ मटेरियल ले जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उस जमाने में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजों ने जानते हैं क्या किया? रेल चलाई है इस देश में। मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में रेल नहीं होती। और रेल अंग्रेजों ने चलाई क्यों है? रेल अंग्रेजों ने चलाई है ताकि हिंदुस्तान के गांव-गांव से कॉटन इकट्ठा करके रेल में भर के उसको बंबई तक पहुंचाया जाए और बंबई से पानी के जहाज में भर के लंदन ले जाया जाए। सबसे पहली रेल चली है इस देश में ये अहमदाबाद बंबई वाली, ये सबसे पुरानी रेलवे लाइन है इस देश की। एक्सपेरिमेंट के रूप में अंग्रेजों ने जो रेल चलाई है वो सबसे पहले चलाई है बंबई से ठाणा के बीच में, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो फिर उन्होंने सबसे पहली रेल चलाई है अहमदाबाद और बंबई के बीच में। ये जो अहमदाबाद और बंबई का पूरा इलाका है ये सबसे बेस्ट किस्म के कॉटन प्रोड्यूसर एरियाज रहे हैं। तो यहां से क्या होता है, रेल चल रही है उसमें कॉटन भर भर के यहां आ रहा है बंबई के बंदरगाह पर और बंबई के बंदरगाह से वो कॉटन जहाजों में भरकर इंग्लैंड जा रहा है। तो जहाजों में जो कॉटन भरकर इंग्लैंड जाता था तो अंग्रेजों को अपने खाली जहाज भेजने पड़ते थे ताकि यहां का कॉटन भर के लंदन जाए। तो अक्सर क्या होता था कि अंग्रेजों के जो जहाज आते थे खाली या खाली वो कभी कभी डूब जाया करते थे। अक्सर खाली जहाज जो होता है वो समुद्र में डूबने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो अंग्रेजों ने उसकी एक युक्ति निकाली थी कि वहां से जहाज खाली नहीं आना चाहिए। तो अंग्रेज क्या करते थे कि उसमें नमक भर के उस जहाज को हिंदुस्तान में भेजा करते थे और वो नमक यहां बंबई के बंदरगाह पे निकाल दिया जाता था और उसमें फिर कॉटन भर के वो जहाज वापस लंदन चला जाता था। नतीजा क्या होने लगा कि अंग्रेजों के जहाज आते थे तो नमक आता था तो नमक का ढेर लग जाता था। तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम हुई कि इस नमक का करें क्या। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में ब्रिटेन का नमक बिकवाना शुरू कर दो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने यह किया कि हिंदुस्तान में जो अपना नमक बनता था स्वदेशी उस पर टैक्स लगा दिया और ब्रिटेन का जो नमक आता था उसको टैक्स फ्री कर दिया। नतीजा क्या निकला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का गांव-गांव में नमक भी बिकने लगा और यह बात गांधी जी को बर्दाश्त नहीं थी। गांधी जी की उम्र उस जमाने में, यह 1890 की बात मैं कह रहा हूं, मुश्किल से 20-21 साल की उम्र थी। 20-21 साल की उम्र में वो लंदन में थे और लंदन की एक वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर थे। तो लंदन की वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से उन्होंने एक लेख लिखा था 1890 में, उसकी फोटोकॉपी मुझे मिल गई है। उस लेख में गांधी जी लिख रहे हैं कि ये अंग्रेज कितने क्रूर हैं, इन्होंने हिंदुस्तानी नमक पर भी टैक्स लगा दिया है और हिंदुस्तानी नमक पर टैक्स लगा के इन्होंने क्या किया है, गांव-गांव में हिंदुस्तानी नमक महंगा हो गया है और अंग्रेजों की चाल यह है कि उनका जो ब्रिटिश नमक है वो हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिके। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के दोनों हाथ में लड्डू हैं। इंडियन नमक पर टैक्स लगा दिया है तो इंडियन नमक महंगा हो गया है, उससे रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया अंग्रेजों का और ब्रिटेन का नमक गांव-गांव में सस्ता हो गया है, उसकी बिक्री से मुनाफा भी हो रहा। और तब गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो इतना क्रूर कानून है, इसके खिलाफ तो कुछ होना चाहिए। गांधी जी की उम्र उस समय मुश्किल से 20-21 साल की है, लेकिन उस उम्र में उनके दिमाग में यह मंथन चल रहा है कि कुछ होना चाहिए। और वो मंथन चलते चलते 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में प्रकट हुआ। और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया क्यों है? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए किया है कि अंग्रेजों का नमक इस देश में बिक रहा है, इंडियन नमक पर टैक्स लगा हुआ है,
हिंदुस्तानी लोगों को नमक बनाने से रोका जाता है, अंग्रेजों के लोग इस देश में नमक बनाते हैं और बेचते हैं, इस कानून को मैं तोड़ूंगा और इसके खिलाफ मुझे सत्याग्रह करना है। गांधी जी के साथ इस सत्याग्रह में आने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अकेले जाऊंगा। उस जमाने में पंडित मोतीलाल नेहरू गांधी जी को चिढ़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू कि बापू अगर नमक सत्याग्रह करने से आजादी मिल जाए तो कोई भी आजादी ना ले ले इस देश में। तो मोतीलाल नेहरू को गांधी जी कह रहे हैं कि पंडित तुम एक बार नमक कानून तोड़कर देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि आजादी आती है कि नहीं आती है। और इस देश में नमक सत्याग्रह आजादी के प्रतीक के रूप में उभर कर आया और उस गांधी नाम के व्यक्ति ने दांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर 6 अप्रैल 1930 को कसम खाई है कि आज के बाद इस देश में अंग्रेजों का नमक नहीं बिकेगा, गांव गांव में गली गली में अपना नमक हम बनाएंगे और इसके लिए हमको नमक कानून तोड़ना पड़ेगा तो हम तोड़ेंगे। और उस नमक कानून को तोड़ने में लाखों लाखों लोग जेल गए हैं, पूरे देश में लाखों लाखों लोग अंग्रेजों की लाठीचार्ज से घायल हुए और हजारों लोग उसमें मर गए। बाद में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा है और वो सारा का सारा वापस किया गया। लेकिन आज मैं आपको दुर्भाग्य से कहूं कि जिस गांधी ने सन 1930 में 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके कसम खाई थी कि इस देश में आज के बाद विदेशी नमक नहीं बिकेगा, उस देश में आजादी के 50 साल के बाद और अन्नपूर्णा। और ये ताली बजाने की बात नहीं है, अगर आजादी के पहले अंग्रेजों की सरकार के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का नमक बिकता था और उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया गया था, तो आज आजादी के 50 साल के बाद भी वही दृश्य इस देश में हम देख रहे हैं। और क्या दृश्य देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकारों ने विदेशी कंपनियों को नमक बनाने के लिए खुली छूट दे दी है। इस नमक को बनाने में कौन सी हाई टेक है, आप जरा मुझे बताइए। नमक को बनाने में कौन सी मशीन लगती है, यह मुझे बताइए। सूरज की रोशनी होती है, समुद्र का पानी होता है। सूरज की रोशनी और समुद्र के पानी के मिलन से नमक बन जाता है और हिंदुस्तान में हजारों साल से यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। सारी दुनिया के कई देशों में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और इस काम के लिए भी अगर विदेशी कंपनियों को बुलाया जाए तो मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद हो गया है। और कहीं गांधी जी की आत्मा देखती होगी स्वर्ग से तो 8-8 आंसू रोती होगी कि जिस देश में मैंने नमक सत्याग्रह किया उस विदेशी कंपनी का नमक ना खाया जाए, इसके लिए आज इस देश के लोग बाजार में विदेशी कंपनी का नमक खरीद रहे हैं। शायद हमको मालूम नहीं है हम कितना बड़ा नेशनल क्राइम कर रहे हैं जब ये काम हम कर रहे हैं। और इसलिए मैं मानता नहीं कि ये देश आजाद हो गया है। इस देश में गुलामी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी, आजादी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्थाएं चल रही हैं और अंग्रेजों ने इस तरह से इस देश को खलास किया है। एक दो और उदाहरण दूं आपको कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। 1865 में अंग्रेजों ने इस देश में एक कानून बना दिया। उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और यह कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया? यह कानून अंग्रेजों ने बनाया कि हिंदुस्तान में जंगल जो होते थे वो ग्राम समाज की संपत्ति होते थे, गांव सभा की संपत्ति होते थे। तो गांव के लोगों का जंगल पर अधिकार होता था और जब जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, तो जंगलों की रखवाली करने का काम गांव के लोगों का होता था। और गांव के लोग मानते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उन्होंने 50 तरीके अपनाए थे। हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसी जाति है राजस्थान में जिस जाति का नाम है विश्नोई। और एक बार मैं ये विश्नोई जाति के लोगों के गांव में जाके आया। अलवर जिले के आसपास के इलाके में ये विश्नोई जाति के लोग काफी रहते हैं। तो एक बार मैं उनके गांव में गया था व्याख्यान करने के लिए। तो मैंने उनके गांव के सरपंच और मुखिया से कहा कि आप मुझे अपने गांव का इतिहास बताइए पहले, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा। पहले तो मैं आपसे सुनने आया। तो गांव के मुखिया ने बताया कि राजीव भाई, सन 1865 में अंग्रेज सरकार ने हमारे विश्नोई जाति के हजारों लोगों का कत्ल किया। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि उसका मतलब यह था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था फॉरेस्ट एक्ट। तो मेरे समझ में आ गया कि अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, हाँ वही कानून। तो मैंने कहा उसमें तो यह कर दिया था अंग्रेजों ने कि जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे उन जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था।
एक ही कानून से, एक ही झटके में। तो होता क्या था कि सरकार की संपत्ति घोषित होने से पहले अंग्रेज जब जंगलों को काटा करते थे तो अक्सर आदिवासियों के साथ उनके झगड़े होते थे। आदिवासी पेड़ कटने नहीं देते थे, अंग्रेज पेड़ काटते थे। और उस विश्नोई गांव के लोगों ने मुझे बताया कि जब अंग्रेज लोग हमारे यहां पेड़ काटने के लिए आते थे तो हमारी महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती थी। पहले महिला का गर्दन कटती थी, उसके बाद पेड़ कटता था। हमारे नौजवान पेड़ पकड़ के खड़े हो जाते थे, पहले नौजवानों का शरीर कटता था, उसके बाद पेड़ कटता था। और हजारों हजारों पेड़ को बचाने के लिए इस तरह से हमारे जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और ये सब कुछ अंग्रेजों ने किया था 1865 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कानून के आधार पर। और 1865 में जैसे ही वो कानून पारित हो गया तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या घोषित कर दिया कि अब पूरे हिंदुस्तान के जो जंगल हैं वो अंग्रेजी सरकार की संपत्ति है। और जब वो सरकार की संपत्ति घोषित हो गए तो सरकार जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे। गांव समाज के लोगों को कोई हक ही नहीं है। उन्होंने हजारों हजारों साल से जंगलों को लगाया है, उन्हीं लोगों का जंगलों पर कोई हक नहीं है जिन्होंने जंगल लगाए हैं, जिन्होंने जंगल खड़े किए हैं। और जिनको जंगलों से कुछ लेना देना नहीं और जो जानते नहीं कि जंगल कैसे लगाए जाते हैं, उनको पेड़ काटने का अधिकार मिल गया क्योंकि एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के काम करने का तरीका क्या था कि जब किसी को मारना हो, खलास करना हो, बर्बाद करना हो तो उसके लिए कानून बना दो। तो वो क्या कहते थे, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, माने आपकी जेब कट रही है, आपकी बर्बादी हो रही है और अंग्रेजों के लिए वो कानून का पालन हो रहा है। तो 1865 में उन्होंने कानून बना दिया। अब उस कानून के पालन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के हजारों हजारों आदिवासियों को मार दिया क्योंकि वो जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते थे। उस कानून में एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? 1865 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति जंगल के पेड़ नहीं काट सकता और जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकता, भले ही अपने निजी इस्तेमाल के लिए क्यों ना हो। उसके उल्टे तरफ अगर अंग्रेजी सरकार चाहे और अंग्रेजों के ठेकेदार चाहें तो करोड़ों पेड़ कट सकते हैं। तो अंग्रेजी सरकार को और अंग्रेजी ठेकेदारों को तो लाइसेंस मिल गया पेड़ काटने का, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो जंगलों में रहते थे अगर वो पेड़ काटकर लकड़ी ले आए अपना खाना बनाने के लिए तो उन पर पाबंदी लगा दी उन्होंने कानून से। और अगर कोई भी व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाया है खाना बनाने के लिए तो उसको जेल हो जाएगी। और अंग्रेजों ने इसी काम के लिए एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO। और यह पोस्ट बनी 1865 में। और इस पोस्ट के आदमी का काम क्या था? यही कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर जंगल से लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दिलवाना, उसके ऊपर केस बनाना, उसको मारना, उसको पीटना। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के ठेकेदार और उनकी कंपनियां पेड़ काटें तो उनको लाइसेंस जारी करना। तो 1865 में यह कानून अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है, 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन कानून अभी भी वही है। और आज भी इस देश में 1865 का वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चल रहा है जो अंग्रेज बनाकर गए थे। और उसके प्रोविजन क्या है? उसका वो प्रोविजन जिसमें आप पेड़ नहीं काट सकते लेकिन अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों की कंपनियां पेड़ काट सकती हैं, वो प्रोविजन आज भी वैसे का वैसा ही है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई पेड़ लगा हो और वो पेड़ आपकी सोसाइटी की दीवार गिराने वाला हो, आप उस पेड़ को काट नहीं सकते। और अगर आपने वो पेड़ काट दिया तो आपकी शिकायत कर दे कोई आदमी DFO से तो आपके ऊपर केस चलेगा। ये कानून आज भी है। और दूसरी तरफ कुछ विदेशी कंपनियां हैं इस देश में जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं और इस देश का सत्यानाश कर रही हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। नाम से ऐसा लगता है जैसे ये हिंदुस्तानी, लेकिन मूलतः ये अमेरिका और ब्रिटेन के पैसे से चलने वाली कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? सिगरेट बनाती है। और एक साल में इस कंपनी के हिंदुस्तान में 90 अरब सिगरेट बनते हैं। और वो 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत होती है, क्योंकि सिगरेट की जो तंबाकू होती है वो तो खेतों में पैदा हो जाती है, लेकिन तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो तो बनाना पड़ता है। और वो कागज लपेटकर जो सिगरेट की स्टिक बन जाती है उसको पैकेट के अंदर बंद करना पड़ता है, तो पैकेट के लिए भी कागज बनाना पड़ता है। फिर उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कंपनी को, तो उसके लिए पोस्टर चाहिए तो उसका भी कागज बनाना पड़ता है। तो ये कंपनी ऑन एन एवरेज
500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटती है और हर साल यह कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काट देती है। उसको लाइसेंस मिला हुआ है, आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी। यह कानून किसका है? यह कानून अंग्रेजों के जमाने का। क्यों चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? 1947 में हम आजाद हो गए थे, यह कानून खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों चल रहा है अभी भी यह कानून, आजादी के 50 साल बाद तक? और अंग्रेजों ने जो जंगल गांव समाज की संपत्ति थे वो छीनकर सरकार की संपत्ति घोषित कर दिए। 1947 में जो सरकार आई थी उसको सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि जंगलों को वापस गांव समाज की संपत्ति घोषित करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हुआ आज तक। तो कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया? 1894 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या था? गांव गांव के लोगों की जमीन हड़पने के लिए अंग्रेजों को एक कानून की जरूरत थी, क्योंकि अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर जो होते थे वो गांव गांव में जाते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। और ना सिर्फ जमीन हड़पते थे बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राज्य भी अंग्रेजों ने हड़प लिए थे। यहां के जो कई राजा थे उनकी स्टेट हड़प ली थी अंग्रेजों ने। और ऐसा एक किस्सा तो आप सबको मालूम होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेट को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेट को जब अंग्रेजों ने हड़प लिया था तो उसी के लिए झांसी की रानी ने युद्ध किया था। बाद में झांसी की रानी की हत्या कराई थी। इसी देश के कुछ गद्दारों ने मिलकर झांसी की रानी को मरवाया था अंग्रेजों के साथ, उसको धोखे से। और वो गद्दार खानदान इस देश में अभी भी मौजूद है। तो झांसी की रानी की हत्या हुई थी। मामला क्या था कि स्टेट थी झांसी की, उसको हड़प लिया था। तो अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी अक्सर यह कहा करता था कि ये हमको हमेशा स्टेट हड़पनी पड़ती है, गांव गांव की संपत्ति हमको हड़पनी पड़ती है, और इसके लिए हमको बड़ी हिंसा करनी पड़ती है और अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल भी सहन करनी पड़ती है। क्यों ना इसको हड़पने का एक कानून बना दिया जाए? तो उन्होंने संपत्ति गांव की हड़पने का कानून बना दिया, जिसका नाम हो गया लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट आज से 103 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया, ताकि गांव गांव की जमीन को छीना जाए, किसानों की जमीन को छीन लिया जाए और वो जमीन छीनकर अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचे या किसी विदेशी कंपनी को बेचे। ये धंधा करती थी उस जमाने की अंग्रेज सरकार। और आपको मैं बताऊं कि दुर्भाग्य आज हमारा ये है कि वो 103 साल पुराना कानून आज भी इस देश में चल रहा है। बस इतना फर्क हुआ है कि उस जमाने में अंग्रेज सरकार इस देश के गांव की जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचती थी। अब हमारी सरकारें गांव के किसानों की जमीनों को छीनकर विदेशी कंपनियों को बेच रही है। इतना ही फर्क है। पहले जो धंधा अंग्रेज करते थे, अब वही धंधा भारत की सरकारें कर रही हैं, तमाम प्रदेशों की सरकारें कर रही हैं। और ये सरकारें तर्क क्या देती हैं कि देश के प्रगति के लिए, देश के भले के लिए गांव की जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को देना बहुत जरूरी है। और उसी के आधार पर क्या हुआ है, पिछले 5 वर्षों में सन 1991 से लेकर 1996 के बीच में महाराष्ट्र की हजारों हेक्टेयर जमीन विदेशी कंपनियों को बेची गई है। हजारों हेक्टेयर जमीन गांव के लोगों से छीनकर, उनकी पिटाई करके, उनको मारकर, उनको डरा के, उनको धमका के उनकी जमीनें छीनी गई हैं और विदेशी कंपनियों को दी गई। गुजरात में पिछले 5 साल में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की छीनकर विदेशी कंपनियों को बेची गई है। और हिंदुस्तान का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है, कर्नाटक में हजारों हेक्टेयर के जंगल कटवाए गए हैं ताकि विदेशी कंपनियों के कारखाने वहां लग सकें। कोजेंट्रिक्स की बिजली की जो परियोजना आ रही है कर्नाटक में, वो इसी आधार पर आ रही है कि दक्षिण के वो जो पश्चिम घाट है वहां का, उसके जो बेहतरीन जंगल है उनको कटवाया जाए और विदेशी कंपनी की परियोजना चले वहां पर। यह धंधा तो अंग्रेज सरकार करती थी इस देश में। अगर वही धंधा आजादी के 50 साल के बाद हमारी सरकार कर रही है तो इसको मैं अंग्रेजी सरकार कहूं कि हिंदुस्तानी सरकार कहूं? और मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद है? जिस तरह से अंग्रेज जमीन छीना करते थे गांव गांव की, वैसे ही जमीन अगर आज छीन रही है और दी जा रही है विदेशी कंपनियों को, तो कैसे माने कि यह देश आजाद हो गया? काम तो वही चल रहे हैं, देश तो वैसे ही चल रहा है।
सरकारें तो वैसे ही काम करती हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में करती थी। 1860 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। और ये जो 1860 का इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, ये अंग्रेजों ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 1857 में इस देश में क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया था, बगावत हो गई थी सारे देश में। मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी बैरकपुर की छावनी में, और सारे देश में आग लग गई थी। गांव गांव में नौजवान खड़े होने लगे थे, युवकों के मंडल आ गए थे, और वो युवकों के मंडल फिर अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा पैदा करते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को पीटने के लिए, मारने के लिए, उन पर गोली चलाने के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जिसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। और उस पुलिस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि हर अंग्रेजी सिपाही के हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया कि तुम हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर सकते हो। और कानून कैसे बनाया? कानून ऐसे बनाया कि हर अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को, हर अंग्रेजी सिपाही को हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करने का अधिकार होता था, जिसको तकनीकी भाषा में मैं कहता हूं कि हर अंग्रेज ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस था, लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और जैसे अंग्रेज सिपाही किसी को पीट रहा है, बदले में अगर वो व्यक्ति जो पिट रहा है वो अंग्रेजी सिपाही को पीट दे, तो केस उस व्यक्ति के ऊपर चलता था जिसने अंग्रेज सिपाही को पीटा, ना कि अंग्रेज सिपाही के ऊपर जो पीट रहा है। इसी को तकनीकी भाषा में कहते हैं कि हर अंग्रेज को राइट टू ऑफेंस था, लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और इस काम के लिए अंग्रेजों ने हर सिपाही के हाथ में डंडा पकड़ा दिया, और उस डंडे के बाद इस देश में दनादन लाठी चार्ज होना शुरू हो गया। और जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में, वही कानून आज भी चल रहा है इस देश में। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान का हर कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए क्यों घूमता है। ये हिंदुस्तान के हर कांस्टेबल के हाथ में डंडा किसने दिया? कानून कौन सा है जो हाथ में वो डंडा लेके घूमता? वो कानून अंग्रेजों के जमाने का है, 1860 का। और वो डंडा क्यों दिया? ताकि हिंदुस्तानी लोगों को पीटो, अपने ही भाइयों को पीटो। हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे, अंग्रेजी पुलिस में नौकरी करते थे, तो हिंदुस्तानी अधिकारियों से हिंदुस्तानियों को पिटवाते थे अंग्रेज। अंग्रेज ऑफिसर बाद में आते थे, पहले हिंदुस्तानी भाइयों को पीटते थे। और यह दृश्य मैं मान सकता हूं कि 1860 में चलता होगा, जब यह देश गुलाम होगा अंग्रेजों का। आज आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही दृश्य हमको देखने को मिले, तो कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया? और इसी 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर, चूंकि हर अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होता था और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होता था, इसी आधार पर गोली कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में जो गोली कांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को, उसमें हुआ क्या था? 20,000 क्रांतिकारियों की एक मीटिंग चल रही थी, शांतिपूर्वक, जिसमें कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी। और एक भी क्रांतिकारी के हाथ में ना लाठी थी, ना डंडा था, ना बंदूक थी, ना पिस्तौल थी, कुछ भी नहीं था। और उन क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया डायर ने। और डायर ने जिस तरह से गोली चलाई, वो जलियांवाला बाग जिसने देखा हो, मैं तो वहां 3 बार गया हूं, उसमें घुसने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता है, मुश्किल से 3.5 फीट का रास्ता है, बहुत छोटा। उस रास्ते पर डायर ने तोप ले जाके लगा दी कि कोई भाग ना सके, और चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, बड़ी बाउंड्री है उसकी। तो 20,000 लोगों की मीटिंग चल रही थी, डायर अंदर घुसा, फौज उसकी बिखर गई और बिना चेतावनी दिए गोली चला दी। 18 मिनट तक बराबर फायरिंग होती रही, और 18 मिनट की फायरिंग में 2,000 लोग मर गए वहीं पर। और 2,000 लोग मर गए। बाद में डायर के ऊपर जब केस चला था तो उसने बयान दिया था कि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, अगर होती तो और आधा घंटे चला था। तो जब वो गोलियां चली 2,000 लोग मर गए, और बाकी लोग जो मरे वो भगदड़ से मरे। जो बच गए वो कुएं में कूदे जान बचाने के लिए, और कुएं में कूदे तो वहां मरे। और उन गोलियों से मरने वाले लोगों के जो दृश्य होते थे, इतने भीवत्स तरह से लोगों को मारा है उन्होंने, इतनी नृशंसता से, इतने क्रूर कृत्यों से उन्होंने मारा लोगों को। बाद में डायर के ऊपर जब केस चला तो डायर बाइज्जत बरी हो गया, उसको फांसी की सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जज ने कहा कि 1860 का जो पुलिस एक्ट है
वो डायर को गोली चलाने का अधिकार देता है, मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं देता, इसलिए डायर का कोई कसूर नहीं इसमें। और डायर को ना सिर्फ छोड़ दिया गया, बल्कि उसको लंदन में बड़े भारी सम्मान के साथ एक उपाधि दी गई थी।